और आज की ताज़ा खबर में जिन बड़ी खबरों पर हमारी नज़र होगी उनमें से एक सीपीपी की मीटिंग है। सोनिया गांधी की सदारत में ये मीटिंग होगी। दूसरी तरफ मोदी काबीना के वज़रा की अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने में मसरूफ़ हैं। अमित शाह वज़ारत दाखिला का चार्ज संभालेंगे तो राजनाथ सिंह वज़ारत दिफा की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्यों जीडीपी में गिरावट आई है और रोजगार में कितना इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ काबीनी वज़रा के तौर पर हलफ लेने के बाद अब नए वज़रा ने चार्ज संभालना शुरू कर दिया। आज राजनाथ और अमित शाह अपने अपने महकमों के चार्ज संभालेंगे। अमित शाह को वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह को पहली बार काबीना में जगह मिली, जबकि राजनाथ सिंह को वज़ारत दिफा का कलमदान मिला है। राजनाथ सिंह NDA 1 में भी वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सत्रहवीं लोकसभा का पहला सेशन 17 जून से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा और इसके बाद 5 जुलाई को हुकूमत बजट पेश करेगी। इस बीच 17 और 18 जून को अरकान पार्लियामेंट को हलफ दिलाया जाएगा। 19 जून को लोकसभा स्पीकर का इंतखाब होगा। लोकसभा इंतखाबात से पहले किए गए वादों को पूरा करने की इब्तिदा कर दी गई है। किसानों, छोटे कारोबारियों और सिक्योरिटी जवानों के बहबूद के लिए कई बड़े फैसले हुकूमत ने लिए। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया। वहीं अब तमाम किसानों को सालाना 6,000 रुपए रकम भी दी जाएगी, जो पहले मुख्तस थी। राधा कृष्ण पाटिल आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 25 अप्रैल को राहुल गांधी ने राधा कृष्ण का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। राधा कृष्ण पाटिल को महाराष्ट्र काबीना में जगह मिल सकती है। राधा कृष्ण इस सिलसिले में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर चुके हैं। एनसीपी सदर शरद पवार ने आज पार्टी मीटिंग तलब की है। एनसीपी सदर आज पार्टी लीडरों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन में हुई शिकस्त पर भी गौर खौज किया जाएगा। महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इंतखाबात में एनसीपी का कांग्रेस के साथ क्या रोल होगा, दोनों इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे या फिर इत्तेहाद होगा, इस पर भी लीडरों के साथ शरद पवार गुफ्तगू करेंगे। मोदी काबीना में कलमदानों की तकसीम हो चुकी है। अब वादों को पूरा करने का वक्त आया है। नई टीम तैयार है। इक्तिसादी महाज पर नई हुकूमत और नए वजीर खजाना के सामने कई चैलेंजेस हैं। जीडीपी के हवाले से जारी ताज़ा रिपोर्ट उम्मीद अफजा नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट में जनवरी और मार्च के तिमाही में शरह-ए-नमो में गिरावट दर्ज की गई है और ये 5.8 रह गई है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 8.1% थी। पिछले 5 वर्षों में ये शरह-ए-नमो की सबसे निचली सतह है। बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि 6.8 क्या 5.8 पे आ गया है और जो कि पिछले छमाही में करीब 6.8% था, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। उसके गिरने के बहुत सारे कारण हैं। 2 मुख्य कारण अगर हम देखें तो पहला कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं, वो US चाइना का हम ट्रेड वॉर लें या यूरोप में हम ब्रेक्सिट की एक समस्या का समाधान किया जा रहा है और अभी तक उसका हो नहीं पा रहा है। उसके वहाँ की प्रधानमंत्री भी पद छोड़ने वाली हैं। तीसरा, अगर अमेरिका में भी हम देखें तो काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। तो और अमेरिका और चाइना 2 जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, वो इससे प्रभावित हैं। तो एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय कारण है और भारत दुनिया का एक हिस्सा है, विश्व का हिस्सा है, तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। दूसरा कारण मैं मानता हूँ जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर की जो लो आई है कि 10 मार्च को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर हो गया था। तो ये देखा गया है, आप पिछले भी अगर चुनाव, जब आम चुनाव होते हैं, आप देखें तो उससे पहले जो पूंजी निवेश होता है वो कम हो जाता है। जो पूंजीपति हैं, जो भी बिजनेस कोई नया शुरू करना है, किसी ने फैक्ट्री लगानी है, कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू होना है, उन सब में लोग उसको रोक देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि नीतियों में कोई बदलाव ना आए। हो सकता है कि कोई सरकार ऐसी नई नीति ले आए, कौन सी सरकार आए इस पर भी अटकलें बनी रहती हैं, तो इसकी वजह से एक स्लो डाउन हो जाता है। तो एक ये भी कारण है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजीव तिवारी, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं।
राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, निर्मला सीतारमण को फाइनेंस की जिम्मेदारी दी गई है, जीडीपी लगातार गिर रही है, कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा इनको संभालना? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो जीडीपी में जो गिरावट आई है पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है, अभी चार्ज लिया है उन्होंने, तो उनके लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखा जाए तो पहली 5 साल में यह पहला मौका है जब जीडीपी चौथी तिमाही जो है 5.8% पे आकर रुक गया है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 5 साल के अगर आंकड़े को देखा जाए तो 5 साल में पहली बार जो है इतना गिरावट आया है, 6% से कभी कम नहीं रहा है। तो यह जो जीडीपी में जो गिरावट आई है यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके लिए तमाम हवाले दिए जा रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खास करके अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है उसके वजह से पूरी तरह से प्रभावित है। साथ ही अगर अपने देश की बात की जाए तो अपने देश में भी जो मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है और माइनिंग का जो क्षेत्र है, इसमें जो धीमे गति से जो डेवलपमेंट हुआ है उसका भी असर पड़ा हुआ है। तो तमाम हवाले दिए जा रहे हैं कि इस वजह से जीडीपी में गिरावट आई है। लेकिन जिस तरह से अभी चर्चा का विषय बना हुआ था कि दुनिया में भारत सबसे तेजी से जो है ग्रोथ करने वाला देश बना हुआ है, सबसे ज्यादा तेजी से यहाँ पे जीडीपी बढ़ रही है, तो 2 साल में जो है पहला मौका है, चाइना से हम लोग पीछे चले गए हैं। यह चिंता का विषय है और सरकार इसको लेकर चिंतित है। तमाम जो बड़े नेता हैं और जो मंत्री हैं अभी इस मुद्दे पे तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन चिंता का जरूर संभावना जता रहे हैं, क्योंकि मोदी पार्ट 2 जो गवर्नमेंट गठित हुई है वो लगातार डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ रेट में गिरावट आई है इस पर जरूर कोई ना कोई सवालिया निशान है। और अब आने वाले समय में निर्मला सीतारमण के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल राजीव, एक चीज और जानना चाहेंगे, पिछली बार जो पार्ट 1 के 2 की बात करें, पार्ट 1 में भी सरकार ने बहुत से वादे किए थे, नौकरियों के, रोजगार के वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए और अपोजिशन ने जमकर इस पर हंगामा भी किया, इलेक्शन में भी खूब इशू को भुनाया। अब जब पार्ट 2 बन गई है तो क्या नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर सरकार चिंतित है? क्योंकि 50 सालों में सबसे ज्यादा रोजगार गिरा है अभी। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मोदी पार्ट 1 जो गवर्नमेंट की बात की जाए तो उसमें उन्होंने वादा तो बहुत किया था, और जब विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा कि कहाँ है रोजगार, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की आप बात करते, कहाँ पे नौकरी दिया आपने, तो उन्होंने जो हवाला दिया था, प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला था कि कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी ही आदमी करे। अगर आप बैंक से तमाम सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, आप लोन लेकर के अगर अपना कारोबार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं या किसी फर्म को चला रहे हैं, तो ये भी रोजगार है कि या ऑटो, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा और जो लोग पकौड़ा ठेला लगा के तलते हैं उनका भी हवाला दिया गया था कि पर डे वो लोग 200-400 रुपया कमाते हैं। तो ये तमाम जिक्र किया गया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो चूंकि अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी पढ़ा लिखा है और जो जागरूकता बढ़ी है, हर आदमी चाहता है मैं 2 पैसा कमाऊं, अच्छे से अपने परिवार का जीवन यापन चलाऊं, खुद भी अच्छे तरीके से रहूं। इसके लिए आदमी हर स्तर पर मेहनत भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का दर है वह सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो पढ़े लिखा युवक है, पढ़े लिखे जो युवक हैं वो यही सोचते हैं कि वेल एजुकेटेड है तो उनको प्रोफेसर की जॉब मिल जाए, टीचर की जॉब मिल जाए, बैंक में नौकरी मिल जाए, रेलवे में नौकरी मिल जाए। लेकिन ये तमाम सरकार वादे तो करती है लेकिन नौकरियां मिल नहीं पाती हैं। तो उन लोगों की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन जहां तक स्वयं रोजगार करने की बात की जा रही है तो एक बड़ा वर्ग युवाओं का ऐसा भी है जो रोजगार कर रहा है और अपना जीवन जो है सफलता से जी रहा है। लेकिन अगर जो लोग उम्मीद पाले बैठे हैं कि सरकार नौकरी देगी, उनको लेकर सरकार भी चिंतित है कि आखिर जो एक बड़ा वर्ग पढ़ लिख करके आ रहा है मार्केट में, उनको अगर हम नौकरी नहीं देते हैं, तमाम वादे किए हैं चुनाव में, तो यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दूसरी खबर की तरफ, यूपीएससी बदउनवानी के मामले पर एहतजाज जारी है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर अंजलिता कटियार के गिरफ्तारी की मुखालफत में मुलाजमीन का एहतजाज आज भी जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि कटियार बेगुनाह है और इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। आपको बता दें कि यूपीपीएससी से अल्टर ग्रेड टीचर भर्ती इम्तिहान में बदउनवानी जाहिर होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को वाराणसी से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती बदउनवानी मामले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कमीशन के तरीक़ेकार पर सवाल उठाया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कमीशन के कुछ अफसरान ने डिफॉल्टर के साथ मिलकर बदउनवानी की है। इन्होंने कहा कि सरकार की नाक के नीचे नौजवान ठगे जा रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत डिफॉल्टर और कमीशन खोरों की भलाई में लगी है।
और प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद सिद्धार्थ सिंह ने जवाब दिया। इन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार चलता रहता और वहां पे कोई कार्रवाई ना हो, किसी जगह भी हो, तो प्रियंका वाड्रा जी उस पर ट्वीट थोड़ी करेंगे। अरे जिनका पति रोज बुलाया जा रहा है, ईडी पे बुलाया जा रहा है, इनकम टैक्स पे बुलाया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं ट्वीट करती है वो? उनको जवाब देना चाहिए ना प्रियंका वाड्रा जी को, उस पर भी ट्वीट कर लें वो, मगर उस पर ट्वीट नहीं करेंगी। अरे आपके पूरा का पूरा मायका, आपका पूरा का पूरा ससुराल आज बेल पे निकला हुआ है, आप ट्वीट करिए उस पर। बिहार के छपरा के परसा थाना इलाके में एक घर में जबरदस्त आग लग गई। आतिशज़दगी के नतीजे में 3 बच्चे जिंदा जल गए। 2 बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। तीसरी लाश की तलाश जारी है। शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग के बाद सिलेंडर धमाके ने आग को मजीद भड़का दिया। 3 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे गांव में मातम बर्पा कर दिया है। रियासत जम्मू कश्मीर में दरियाई लीदर में राफ्टिंग बोट पलट गई, जिसके नतीजे में गाइड रऊफ अहमद डार हलाक हो गया। इसका ताल्लुक यन्नार पहलगाम से है। इतलात के मुताबिक बोट पर कुछ सयाह और एक मुकामी गाइड भी सवार था। हादसा बोट के तेज लहरों के जद में आने के सबब पेश आया। रऊफ के लापता होने की खबर आम होने हुई तो एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने इसे तलाश करने के लिए पहुंची। मुकामी अफराद की मदद से एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रऊफ की लाश दरियाई लीदर से निकालने में कामयाब हुई। दूसरी बार बनने वाली मोदी सरकार को अमेरिकी हुकूमत से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने हिंदुस्तान को हासिल जीएसपी दर्जे को खत्म कर दिया है। जीएसपी अमेरिका की जानिब से मुतादिद मुल्कों को बिजनेस में दी जाने वाली छूट का सबसे पुराना सिस्टम है। इसके तहत दर्जा पाने वाले मुल्कों को बगैर किसी टैक्स के अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की छूट मिलती है। व्हाइट हाउस के ऐलान के मुताबिक हिंदुस्तान का जीएसपी दर्जा 5 जून को खत्म हो जाएगा। अरब ममालिक का हंगामी इजलास मक्का में हुआ। इस इजलास में अरब ममालिक ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। मीडिया से खिताब करते हुए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर ने कहा कि IOC ने ईरान को सख्त पैगाम भेज दिया है। इन्होंने कहा कि ईरान आलमी क़वानीन की पासदारी करे और खित्ते को अदम इस्तेहकाम की जानिब न ढकेले। उधर ईरान ने मक्का इजलास के बाद तेहरान पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। इसका कहना है कि सऊदी अरब IOC इजलास को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में एक सरकारी इमारत में हुई फायरिंग में 12 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। हमलावर वर्जीनिया बीच शहर में मुलाजिम था। गोलियों के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। पुलिस ने हमलावर का नाम जाहिर नहीं किया है। मुल्क में लाख मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जाए, लेकिन मुल्क के लोग भाईचारे और एक दूसरे की मदद के साथ अमन सुकून से रहना चाहते हैं। एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली है। देखिए रिपोर्ट। 2018 से किडनी जैसी बड़ी बीमारी में मुब्तला रहे हिंदू मुस्लिम खानदान को जब कोई सहारा नहीं मिला तो तमाम मजहबी दीवारें टूट गईं। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब एक हिंदू और मुस्लिम खानदान एक नए रिश्ते की शुरुआत कर नई जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस पूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचाने वाले फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन ने बताया कि अब्दुल अजीज एक कश्मीरी मुसलमान गुज़िश्ता 1 साल से किडनी फेल होने की वजह से डायलिसिस पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे। क्योंकि उनकी अहलिया शाजिया का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए किडनी नहीं मिल पा रही थी। इसी तरह बिहार की मंजुला देवी और उनके शौहर सुजीत कुमार का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं हो पा रहा था। फोर्टिस के सीनियर डॉक्टर रंजन ने बताया कि दोनों खानदानों को स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट से उम्मीद की एक किरण नजर आई, जहां ये दोनों खानदान एक दूसरे के साथ आई किडनी ऐप के जरिए राब्ते में आए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो पूरा मामला आया है हिंदू मुस्लिम का, एक बहुत अच्छा मैसेज भी जो है वो लोगों के बीच में गया है। आपसे समझना चाहेंगे ये पूरा क्या मामला था और किस तरह से आपने इस पे काम किया? देखिए, किडनी की जो बीमारी होती है उसका, किडनी फेलियर की बीमारी का हल होता है किडनी ट्रांसप्लांट।
और रिसर्च में ये पाया गया है, जो डेटा है वो ये दिखाता है कि बेहतरीन इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट है, और डायलिसिस से मरीजों का जीवन ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। तो इसलिए किसी भी मरीज़ जिसकी किडनी फेल होती है उसके लिए ट्रांसप्लांट ज़रूरी है। एक स्वैप ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। 2009 में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट में संशोधन हुआ था, जिसके की वजह से दो ऐसे परिवार जिनमें कि डोनर्स हैं लेकिन उनकी आपस में नहीं मैच कर रही है, लेकिन एक परिवार की किडनी दूसरे परिवार से मैच कर रही है और दूसरे परिवार के पहले परिवार से मैच कर रही है, तो ऐसे में हम दोनों किडनी की अदला बदली कर सकते हैं। तो इसी को स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये जो हमारे पास ये दो फैमिलीज़ हैं, अब्दुल अजीज़ जी जो कि कश्मीर के निवासी हैं और मंजुला कुमारी जो कि बिहार की रहने वाली हैं, तो इन लोगों में यही सिचुएशन थी। जैसे अब्दुल अजीज़ का ब्लड ग्रुप बी था और उनकी पत्नी का ए था, इस वजह से वो अपनी किडनी नहीं आदान प्रदान कर पा रहे थे। दुनिया में 90% लोग डायलिसिस के सहारे चल रहे हैं, जबकि 10% लोग ट्रांसप्लांट करा पाते हैं। आई किडनी ऐप के ऑपरेटर्स का कहना है कि देश दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ा जाएगा। डायलिसिस के मुकाबले ट्रांसप्लांट ज्यादा आसान है। हिंदुस्तान जो कि एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन फिर भी मुल्क में मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाता है, लेकिन मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में आपसी मोहब्बत है। ऐसी ही ये मिसाल है जिसमें बिहार की हिंदू खातून ने कश्मीर के एक शख्स को ट्रांसप्लांट के जरिए किडनी दी। दोनों ने आपसी भाईचारे का पैगाम भी दिया है। मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ट्रांसप्लांट कराओ, फिर कोई डोनर मुझे नहीं मिला। मुझे 3 बेटियां हैं, 1 लड़का है जो कि छोटे छोटे हैं। फिर मिसेस मेरा तैयार हो गया किडनी डोनेट देने के लिए, लेकिन बात किस्म यह है कि इसका ब्लड ग्रुप मेरे साथ मैच नहीं हुआ। मेरे पापा की किडनी फेल थी, 2 साल से वो डायलिसिस कर रहे थे। डायलिसिस के दौरान हमें बहुत परेशानी हो रही, खासकर पापा को बहुत परेशानी हो रही थी। उनकी सांसें नहीं चल रही थी, खाना पीना तो वो खा ही नहीं सकते, ज़्यादातर कि वो पानी भी नहीं पी सकते थे। बीत जाता है लोगों को कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो भाई भाई सच में हैं। सही में हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग पहले तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। हाँ, क्योंकि एक बात है कि आपकी वाइफ के साथ नहीं मैच हुआ, लेकिन दूसरी मुस्लिम फैमिली के साथ मैच हुआ। मैडम किस तरह से देखते हैं ये पूरा? हिंदू मुस्लिम का भी पहले भी किया जाता है, लेकिन अब एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने। तो मतलब मेरे परिवार से या मेरे हस्बैंड का नहीं हो रहा था मैच, और उनसे हुआ, तो इसके कारण मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली। तो इसके कारण तो मतलब एग्जाम्पल तो है काफ़ी। किस तरह से संदेश देना चाहेंगे कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए? एक बड़ा एग्जाम्पल। हाँ, इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि शरीर या किसी शरीर का कोई भी पार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हिंदू का या मुस्लिम का हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब हम लोग तो खुद बता नहीं सकते कि हिंदू का है कि मुस्लिम का है। इससे क्या मतलब हम लोग एक दूसरे को अगर मदद कर सकें तो इससे बड़ा और क्या धर्म हो सकता है? मुल्क में जात और मजहब के नाम पर सियासत करने वालों के लिए ये एक पैगाम है कि मुल्क की आवाम मोहब्बत और भाईचारे पर भरोसा करती है और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की करारी हार के बाद आज पहली बार कांग्रेस अरकान पार्लियामान की मीटिंग होगी। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी के लीडर का इंतखाब होगा। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। ये मीटिंग सोनिया गांधी की सदारत में होगी। इस मीटिंग में राज्यसभा अरकान समेत तमाम नौमुंतखब 52 अरकान पार्लियामान की शिरकत लाजमी है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदे अशरफ काजमी इस वक्त सीधे तौर पर फुल लाइन के जरिए जुड़े। अशरफ, जानना चाहेंगे कि करारी हार के बाद आज कांग्रेस की पहली मीटिंग है, किन बातों पर मंथन हो सकता है? देखिए विशाल, माफ कीजिए आजम, सबसे पहले जो बैठक आज ये चुनाव के बाद जो पहली बैठक हो रही है, इसमें सबसे पहले तय किया जाएगा कि लोकसभा में कांग्रेस का कौन नेता होगा। वहां पे नेता का चुनाव किया जाएगा। वो सबसे, क्योंकि इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे थे, वो चुनाव हार गए। अब कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। तो यहाँ पर अभी उसको तलाश किया जाएगा। सभी
52 चुने हुए कांग्रेस के मेंबर्स हैं, उन सबको यहाँ बुलाया गया है। वो लोग भी शामिल होंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो हैं ही। तो यहाँ एक बड़ी समस्या ये रहेगी कि कौन होगा, किसको कौन चेहरा होगा, क्या शशि थरूर हो सकते हैं, इसी तरह के न कई नाम है, या राहुल गांधी खुद जिम्मेदारी ले सकते हैं कौन होगा, या फिर यूपीए की अध्यक्ष कुछ नहीं तो सोनिया, इस तरह के मामले हैं जिन पर नाम होगी। तो सबसे बड़ी जो होगी यही होगा कि कौन हो, और उसके बाद जब फिर ये पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा तो कांग्रेस को क्या स्टैंड लेना है, जो विपक्षी दल हैं उनको कैसे साथ लेना है, किन किन मुद्दों को सरकार को घेरना है, ये सब बातें पर भी विचार किया जाएगा। जी आजम। बिल्कुल अशरफ, एक चीज और जानना चाहेंगे, राहुल गांधी अपने इस्तीफे को लेकर बजिद हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे, तो क्या इस ताल्लुक से भी कुछ बातें हो सकती हैं अध्यक्ष को लेकर? देखिए, ये लगातार बातें हो रही है, और सिर्फ यहाँ दिल्ली ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी कहीं कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई हवन राहुल गांधी के समर्थन में कर रहा है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार दबाव डाले हुए हैं कि राहुल गांधी अपने इस्तीफे की जो बात कर रहे हैं उससे वापस लें और वही पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो ये भी एक संभावना है कि आज यहाँ पर सभी जो चुने हुए सांसद हैं वो फिर इस बात को दोहराएं पार्टी की इस बैठक के दौरान, इसकी भी काफी संभावना है। जी आजम। बिल्कुल, शशि थरूर ने भी बीच में एक शोषा छोड़ा था कि उनको अगर पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो कर सकते हैं या इसको निभा सकते हैं, क्या इस ताल्लुक से भी कुछ बातें हो सकती हैं मीटिंग में? जी आजम, वही नाशकन का शशि थरूर का भी नाम है, लेकिन शशि थरूर को लेकर पार्टी जो है बहुत ज्यादा संशय में है, क्योंकि शशि थरूर का कई बार पार्टी की फजीहत करा चुकी है अपने बयानों को लेकर, तो उनको लेकर ज्यादा संशय बना हुआ है, क्योंकि पार्टी खुद जानती है कि शशि थरूर कई बार इस तरह के बयान दे देते हैं कि वो लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा एनडीए के मेंबर हैं। जी चलिए अशरफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।